गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास बीएससी बीएड और बीएससी पार्ट फर्स्ट के सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक। विद्यार्थियों, इस टॉपिक को जिसका नाम है रिप्रोडक्शन कारा का पहला भाग हमने 20/6/2020 की लेक्चर के अंतर्गत पढ़ा था। उसके अंतर्गत हमने कारा के लैंगिक जनन और कायिक जनन संरचना के बारे में पढ़ी थी। लैंगिक जनन को प्रारंभ किया था जिसके अंतर्गत पुधानी अथवा एंथ्रीडियम और जो एंथ्रीडियम कारा में होता है उसको ग्लोब्यूल्स कहते हैं। इस संरचना के विकास और उसकी सामान्य संरचना वो एंथ्रोजोइड्स पढ़ा था। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं जिसके अंतर्गत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकेंड सेक्स ऑर्गन जिसको अंडधानी अथवा न्यूक्लियस कहते हैं को पढ़ने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, ये एक इसकी मादा जनन संरचना है। तो न्यूक्लियस या मादा जनन संरचना की बात करें, मादा जनन संरचना, तो कारा के अंदर इस संरचना को उगोनियम या अंडधानी कहते हैं। और ये अंडधानी स्पष्ट रूप से दिखने वाली स्ट्रक्चर है। इसे टेक्निकल भाषा के अंदर न्यूक्यूल्स या न्यूक्यूल कहा जाता है। ये न्यूक्यूल सामान्य तौर पर सीमित वृद्धि की पर्वतसंधि पर उत्पन्न होता है। तो इसकी उत्पत्ति है सीमित वृद्धि की शाखा की शाखाओं के पर्व संधि पर सामान्य तौर पर स्थित होती है। जब हम इस संरचना को देखते हैं कि उत्पत्ति सीमित वृद्धि की शाखाओं पर होती है तो इसकी स्थिति कहाँ होगी। तो दो प्रकार की जनन संरचना है, एक को ग्लोब्यूल्स कहते हैं, दूसरे को न्यूक्लियस कहते हैं, पुधानी कहते हैं, इसको अंडधानी कहते हैं। तो ये हमेशा जिस पर्वत संधि पर ग्लोब्यूल का विकास हुआ है जस्ट उसके ऊपरी भाग की कोशिकाओं से न्यूक्लियस का निर्माण होता है। ग्लोब्यूल्स एक गोलाकार संरचना होती है जबकि न्यूक्लियस एक लंबी या दीर्घवृत्ताकार संरचना पाई जाती है जो स्पष्ट रूप से संरचना के आधार पर अलग अलग पहचानी जा सकती है। तो ये स्थिति की जब बात करते हैं तो ये ग्लोब्यूल्स के ऊपर की ओर स्थित होता है। तीसरा पॉइंट आता है इसकी स्थिति तो कहाँ पाई गई, ग्लोब्यूल के ऊपर। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो ये इस प्रकार की एक संरचना दिखाई देती है। इसमें सबसे ऊपरी भाग पे पाई जाने वाली इन संरचनाओं को जो फैली हुई संरचनाएं होती है, ये कुल 5 की होती है, इनको कोरोना कहते हैं। कोरोना या मुकुट संरचना कहा जाता है। यहाँ पर इन संरचनाओं को जो इसकी पूर्ण रूप से चारों तरफ दक्षिणावर्त रूप में लिपटी हुई होती है, ये लिपटन इनके चारों ओर 2 बार अथवा 2 से अधिक बार होती है। इन संरचनाओं को ट्यूब सेल कहते हैं। तो ये कोरोना सेल्स भी नंबर्स के अंदर 5 होती है और ट्यूब सेल्स भी नंबर के साथ में 5 होती है। ये अंड कोशिका के चारों ओर दक्षिणावर्त में लिपटी हुई रहती है। इसके आंतरिक भाग में पाई जाने वाली इस संरचना को जिसमें जीवद्रव्यीय और एकल केंद्रक पाया जाता है, इस संरचना को एग सेल कहा जाता है। एग सेल विशेषता क्या होती है विद्यार्थियों, इस एग सेल में सबसे अधिक खाद्य पदार्थ या संश्लिष्ट खाद्य पदार्थ अगुणित एकल केंद्रक पाया जाता है। इसके एग सेल की पोलरिटी पाई जाती है जिसके अंतर्गत इसका एक शीर्ष भाग पाया जाता है, दूसरा आधारीय भाग पाया जाता है। इसका केंद्रक
असंचित खाद्य पदार्थ की मात्रा सबसे अधिक इसके आधारीय भाग में होती है, जबकि इसके शीर्ष भाग की ओर कम पाई जाती है। इसके ये पूरी संरचना न्यूक्लियस कहलाती है, जो न्यूक्लियस सीमित वर्दी की शाखाओं की परत संधि से जिस कोशिका से जुड़ी होती है, इस कोशिका को पेडिकल कहते हैं। पेडिकल कहेंगे हम उसको, या फिर आधारीय कोशिका कहते हैं। और आधारीय कोशिका के ठीक ऊपर पाई जाने वाली संरचना को बेसल सेल्स या व्रंत कोशिका कहा जाता है। बेसल सेल्स कह सकते हैं, या फिर इसको हम स्टॉक सेल नाम देंगे। इस स्टॉक सेल की सहायता से ये पेडिकल से जुड़ी होती है। इसके बीच में पाई जाने वाली इस कोशिकाओं को सेंट्रल सेल्स के नाम से जाना जाता है। तो विद्यार्थियों, ये थी अंडधानी या न्यूक्लियस की संरचना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका विकास किस प्रकार से होता है। सीमित वर्दी की पर्व संधि की सबसे बाह्य कोशिका इस न्यूक्लियस का निर्माण करने का कार्य करती है। तो एक सिंगल प्रकार की कोशिका जिसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, अंडधानी का निर्माण करती है। सबसे पहले इसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन होने से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक कोशिका होगी वो शीर्षक कोशिका कहलाएगी, एपिकल सेल्स कहलाएगी, और ये एपिकल सेल्स आगे जाकर के उगोनियम का निर्माण करती है, इसलिए इसको उगोनियल सेल्स या न्यूक्लियल इनिशियल सेल कहा जाता है। जबकि इसके आधारीय भाग में उपस्थित दूसरी कोशिकाओं को पेडिकल सेल के नाम से जानते हैं। तो दूसरी कोशिका हुई पेडिकल सेल। इस उगोनियल सेल या उसको उगोनियल इनिशियल भी कहा जाता है। अगेन, तो ये हमारा डायग्राम नंबर ए हुआ, ये डायग्राम नंबर बी हुआ। विद्यार्थियों, जनन संरचनाओं के विकासीय प्रक्रम को हमें स्टेप बाय स्टेप शो करना होता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि एक कोशिका आगे जाकर के किस संरचना में परिवर्तित होगी। पेडिकल सेल से पुनः एक विभाजन के द्वारा कुल दो प्रकार की कोशिका बनेगी। ये दोनों कोशिका इस उगोनियल सेल के जस्ट नीचे की ओर स्थित होगी। अगेन, इन चार कोशिकीय संरचनाओं का सबसे शीर्ष भाग, चूंकि वो उगोनियम को निर्मित करेगा, इसीलिए इसको उगोनियल मदर सेल के नाम से जाना जाएगा। उगोनियल मदर सेल। उगोनियल मदर सेल के अंतर्गत पुनः एक विभाजन होने से अब अनुप्रस्थ विभाजन से दो प्रकार की कोशिकाएं बनेगी। एक केंद्रीय कोशिका होगी जिसको हम सेंट्रल सेल कहते हैं, और ये सेंट्रल सेल आगे जाकर के अंड कोशिका के रूप में परिवर्तित होती है। इसके चारों तरफ पाई जाने वाली इन कोशिकाओं को जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के द्वारा निर्मित होती है, वो शीथ सेल कहलाती है। शीथ सेल या आवरण कोशिका। इसके जस्ट नीचे की ओर कोशिका अगेन पेडिकल सेल्स कहलाती है, अर्थात जितना भी परिवर्तन हुआ है वो उगोनियल सेल्स के अंदर हुआ होता है। शीथ सेल में पुनः एक अनुप्रस्थ विभाजन होने से, शीथ सेल में अनुप्रस्थ विभाजन हो रहा है, फलस्वरूप अगेन अब जो परिवर्तन हो रहा है वो इस शीथ सेल कोशिका में होता है। इससे अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा दो कोशिकाएं बनती है या दो परतों की कोशिका बनती है। ऊपरी परत की कोशिका कोरोना सेल कहलाती है, जबकि नीचे वाली कोशिका ट्यूब सेल कहलाती है। ट्यूब सेल कहेंगे हम उसको, या नलिकीय कोशिकाओं के नाम से इसको जाना जाता है। सेंट्रल सेल हैं वो विभाजित होकर के
अंड कोशिका बनेगी, जबकि पेडिकल सेल से उसमें पुनः विभाजन होने से एक सेंट्रल नोडल सेल बनेगी, एक स्टॉक सेल का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट जो डायग्राम भी बना रहे हैं वो अगली स्टेज का पाया जाएगा, जिसके अंतर्गत होगा क्या कि यहाँ इसके आधारीय भाग में पाई जाने वाली ये संरचना जो पेडिकल थी वो रूपांतरित होकर के 3 कोशिकीय संरचना बदल जाती है। इस सेंट्रल सेल के अंदर और अधिक आकार में वृद्धि होने से ये गोलाकार संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये एक बड़ी सी गोलाकार स्ट्रक्चर बनी जो आगे जाकर के अंड कोशिका के रूप में कार्य करती है। ये जो ऊपरी कोशिका थी वो आवरण कोशिका के रूप में निरूपित हो जाती है। पास की कोशिकाएं वो ट्यूब सेल के रूप में और कोरोना सेल के रूप में बदल जाती है। अब रही बात पेडिकल सेल की, तो यहाँ पेडिकल सेल के जस्ट ऊपर एक छोटी सी कोशिकीय संरचना पाई जाएगी, इसको स्टॉक सेल कहते हैं। स्टॉक सेल के जस्ट नीचे की ओर सेंट्रल नोडल सेल पाई जाएगी और उसी के जस्ट नीचे की ओर पेडिकल पाया जाएगा। तो यहाँ पर इस सेल को नाम देते हैं स्टॉक सेल, इसको नाम देंगे सेंट्रल नोड सेल और ये हो जाएगा पेडिकल सेल। इस पेडिकल सेल से पाई जाने वाली इस संरचना को हम ट्यूब सेल कहेंगे, कोरोना कहेंगे, और इसके केंद्रीय भाग में पाई जाने वाली बड़ी कोशिका अंड कोशिका की तरह कार्य करती है। शीत कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन से कोरोना सेल्स का निर्माण होता है और ट्यूब सेल्स का निर्माण होता है। ट्यूब सेल लंबी होकर के अंड कोशिका के चारों तरफ लिपटती हुई आगे बढ़ती है और आगे बढ़ करके इसके चारों तरफ आवरण का निर्माण करती है। शीर्ष भाग की ओर पाई जाने वाली कोरोना सेल्स ऊपरी भाग पर जाकर के मुक्त हो जाती है। क्योंकि शीत सेल प्रारंभिक कंडीशन में 5 थी, इसलिए कोरोना सेल भी अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा 5 बनेंगे और ट्यूब सेल भी 5 बनेंगी। तो यहाँ पे पाई जाने वाली ये ट्यूब सेल्स और कोरोना सेल्स 5 होती है, जबकि स्टॉक सेल और सेंट्रल नोडल सेल और पेडिकल सेल इसको जोड़े रखने का कार्य करती है। इसके बीच में पाए जाने वाला संपूर्ण एकल कोशिका जो ओगोनियल मदर सेल के रूप में कार्य करती थी, पूर्ण रूप से इसका जीव द्रव्य संगठित होकर के उसमें संचित खाद्य पदार्थ का संश्लेषण अधिक होने के कारण, संग्रहण अधिक होने का एक बड़े आकार की संरचना में परिवर्तित हो जाता है। उसी एकल कोशिकीय संरचना को यहाँ पर एग सेल कहते हैं। तो इस प्रकार से एक प्रारंभिक कोशिका से एक संपूर्ण न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है। तो विद्यार्थियों, अभी तक हमने पढ़ा हुआ है कि अंडधानी का विकास कैसे होता है और पुधानी का विकास कैसा होता है। शैवालों के अंतर्गत जनन अंगों के विकसित हो जाने के पश्चात उसमें से पुमणु बाहर निकलते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को प्रारंभ कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस कारा के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, निषेचन कहते हैं हिंदी में इसको। निषेचन की परिभाषा के तौर पर जब देखते हैं तो एक मादा युग्मक और एक नर युग्मक आपस में संयोजित होकर के एक 2n स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, कोशिका का निर्माण करता है, जिसको जाइगोट्स कहते हैं। तो जाइगोट्स के निर्माण की इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। विद्यार्थियों, फर्टिलाइजेशन 2 प्रकार का होता है, एंडो होता है और एक्सो होता है। अर्थात यदि मादा जनन संरचना के अंदर पाए जाने वाला युग्मक उसी संरचना के अंतर्गत रहता है और नर युग्मक अपनी मूल स्थान या स्रोत से पृथक होकर के या अलग होकर के गति करता हुआ मादा जनन संरचना में प्रवेशित होकर उसमें पाए जाने वाले अंड कोशिका से निषेचित होता है, तो इसको अंतःनिषेचन कहते हैं। और यदि दोनों युग्मक दोनों जनन संरचना से बाहर स्वतंत्र रूप से जल में मिलते हैं या निषेचित होते हैं, एक संयोगिक निषेचन होता है, तब उसको बाह्य निषेचन कहते हैं। तो यहाँ पे पाया जाने वाला है वो अंतःनिषेचन है। तो निषेचन का प्रकार एंडो फर्टिलाइजेशन, होगा कैसे इसमें? तो ये जो स्ट्रक्चर है वो ग्लोब्यूल्स की है, ग्लोब्यूल, और ये जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियल की है,
न्यूक्लियल है वो मादा जनन संरचना है, ग्लोब्यूल है वो नर जनन संरचना है। इस ग्लोब्यूल में बनने वाली नर युग्मक संरचना को एंथेरोजोइड्स नाम देते हैं। पुमणु है, जो कल हमने देखा था, इसको इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि सर्पिलाकार संरचना है। इसके ऊपर से दो फ्लेजियल निकलते हैं, अर्थात बाइफ्लेजिलेट स्पाइरल एंथ्रोजोइड्स डेवलप होते हैं। कहाँ डेवलप होते हैं, इसकी थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं कि इस ग्लोब्यूल के चारों तरफ 8 शील्ड सेल पाई जाती है। शील्ड सेल के केंद्रीय भाग से एक वृंतनुमा संरचना होती है जिसको मेनोब्रियम कहते हैं। मेनोब्रियम से फिर 6 तंतुनुमा संरचना निकलता है जिसको कैपिटुलम कहते हैं। कैपिटुलम 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी कैपिटुलम और सेकेंडरी कैपिटुलम। कभी कभी सेकेंडरी कैपिटुलम टर्सरी कैपिटुलम के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। कैपिटुलम में सेकेंडरी अथवा टर्सरी कैपिटुलम का शीर्ष भाग की कोशिकाएं कन्वर्ट होकर के एंथ्रीडियम बनाती है और एक एंथ्रीडियम के अंदर 2 सामान्यतः स्पाइरल फॉर्म के एंथ्रोजोइड्स बनते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, जब ये ग्लोब्यूल पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो शील्ड सेल एक दूसरे से पृथक होना प्रारंभ होती है। तो इसके केंद्रीय भाग में फॉर एग्जांपल एक शील्ड सेल ये और दूसरी शील्ड सेल ये आमने सामने, ये वृंतनुमा संरचना मेनोब्रियम है, इसके सामने स्थित होते हैं। ये जब खुलेगी तो मेनोब्रियम पृथक हो जाते हैं, फलस्वरूप इसके एंथ्रीडियम पृथक हो जाते हैं और एंथ्रीडियम की भित्ति के टूटने से एंथ्रोजोइड्स जल के अंदर मुक्त हो जाते हैं। जब न्यूक्लियल परिपक्व हो जाएगा उस स्थिति में कोरोना कोशिका, जो कि 5 की संख्या में होती है, वो आधारीय भाग से एक दूसरे से दूर दूर हटती है। फलस्वरूप इनके मध्य एक स्लिट अथवा दरार उत्पन्न होती है। उस दरार से होते हुए पुमणु अंडदानी के अंदर तो न्यूक्लियल के अंदर परिवेशित होते हैं। परिवेशित होने का पॉइंट ये क्यों होगा, क्योंकि इसी भाग के आधारीय भाग पर अंड कोशिका के जस्ट ऊपर की ओर और कोरोना कोशिका के आधारीय भाग पर पाई जाने वाली छोटी संरचना जिसको रिसेप्टर कहते हैं, और रिसेप्टर इस क्षेत्र में उपस्थित होने के कारण पुमणु हमेशा रिसेप्टर क्षेत्र से न्यूक्लियल के अंदर प्रवेशित होते हैं और प्रवेशित होने के बाद में एक जाइगोट का निर्माण होता है। तो यहाँ पर निषेचन से या निषेचन के पश्चात एक 2n स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम जाइगोट कहते हैं। विद्यार्थियों, इसी जाइगोट स्ट्रक्चर को फर्टिलाइज्ड एग भी कहा जा सकता है, निषेचित अंड कोशिका। जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो जाइगोट के चारों ओर एक आवरण का निर्माण होता है। यह आवरण द्विआवरणीय संरचना हो सकती है, सामान्यतः कभी कभी त्रिआवरणीय होती है, जिसके अंदर 2n केंद्रक बनता है। इस प्रकार की इस स्ट्रक्चर को ऊ स्पोर कहते हैं। ये ऊ स्पोर एक तरह की रेस्टिंग स्टेज है। जब इसका संरचना देखें तो सामान्य तौर पर ये गोलाकार होती है, गोलाकार आवरण युक्त। आवरण हमेशा द्विपर्तीय होगा, बाह्य आवरण और आंतरिक आवरण युक्त होता है। जब ये परिपक्व होता है तो इसका रंग सामान्य तौर लाल या पीला होता है, लाल पीला। इसके अंतर्गत 2n प्रकार का केंद्रक और संचित खाद्य पदार्थ प्रेजेंट होते हैं। लेकिन क्योंकि न्यूक्लियस इस प्रकार की संरचना है, इसीलिए ये गोलाकार के स्थान पर दीर्घवृत्ताकार श्रेणी के अंतर्गत भी पाया जाता है। तो ये एक स्ट्रक्चर होगी, वो है जिसकी ऊ स्पोर की। अब विद्यार्थियों, ऊ स्पोर कुछ समय तक वातावरण के अंदर पड़ा रहता है। जिस थैलस संरचना पर न्यूक्लियस प्रेजेंट था, उसी थैलस के विघटन होने से न्यूक्लियल पादप भाग से पृथक होकर के जल की निचली सतह पर जम जाता है और जब तक अनुकूल परिस्थिति नहीं मिलती तब तक ये इसी स्टेज के अंतर्गत पाया जाता है। अर्थात वो किस रूप में पाया जाएगा, वो स्फूर प्रारूप में पाया जाएगा। और जब अनुकूल परिस्थिति आएगी उस दौरान इसमें विभाजन क्रिया के द्वारा वापस नए थैलस का निर्माण होगा। अब हम देखते हैं इसकी जाइगोट की जर्मिनेशन की प्रक्रिया। हमारा अगला टॉपिक, जब ऊ स्पोर का निर्माण हो जाता है तो ऊ स्पोर अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होता है। इसको नाम देते हैं जर्मिनेशन ऑफ ऊ स्पोर। ऊ स्पोर की संरचना कैसे होती है?
कि इसके अंदर आवरण पाए जाते हैं, दो आवरण, आउटर लेयर की आवरण होती है और इसके नीचे की ओर इनर लेयर होता है, इनर लेयर और आउटर लेयर, दो प्रकार की परतें हैं या दो परतीय संरचना युक्त आवरण का निर्माण होता है। इस आवरण के अंतर्गत वर्णक पाए जाने का इसका रंग लाल होता है, पीला होता है। इसका आकार न्यूक्लियस के समान ही पाया जाता है। इसके केंद्रीय भाग में न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस, या उसको हम कहते हैं केंद्रक पाया जाता है। अब होगा क्या, अनुकूल परिस्थिति के अंतर्गत सबसे पहले इसके आधारीय भाग में पाया जाने वाला केंद्रक इसके शीर्ष भाग की ओर स्थानांतरित होता है, गमन करता है। तो पहला पॉइंट हुआ यहाँ परिवर्तन का कि उस स्पोर में अंकुरण के दौरान या जर्मिनेशन के दौरान केंद्रक इसके शीर्ष भाग की ओर गमन कर देता है। तत्पश्चात इसमें मियोसिस होने से कुल 4 केंद्रकों का निर्माण होता है। इन मियोसिस होने के पश्चात बने हुए 4 केंद्रकों में से थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है और मूवमेंट होगा इस प्रकार से कि 3 केंद्रक इसके आधारीय भाग की ओर चले जाते हैं, जबकि शेष एक भाग होता है वो ऊपरी क्षेत्र की ओर रहता है। तत्पश्चात असमान विभाजन से एक छोटी कोशिका बनती है और दूसरी बड़ी कोशिका का निर्माण होता है। तो विद्यार्थी हुआ क्या, यहाँ पर एक छोटी कोशिका बनी, एक बड़ी कोशिका बनी। छोटी कोशिका जो लेंस के समान या मसूराकार थी उसमें 1 केंद्रक पाया जाता है, जबकि आधारीय कोशिका में 3 केंद्रक पाया जाता है। इस मसूराकार कोशिका से पुनः 2 कोशिकाएं या अनुपस्थ विभाजन के द्वारा इसमें 2 कोशिका का निर्माण होता है। एक राइजोडियल सेल्स कहलाती है और दूसरी राइजोडियल सेल या प्राइमरी राइजोडियल सेल और प्राइमरी प्रोटोनिमा सेल, प्राइमरी प्रोटोनिमा सेल बन गई। किससे बनी, लेंस के आकार की मसूराकार शीर्षक कोशिका से इस प्रकार का निर्माण हुआ। प्राइमरी प्रोटोनिमा गुरुत्वाकर्षण की विपरीत वृद्धि करता हुआ पर्व और पर्व संधियों में विभाजित होता है, अर्थात ये संरचना अब मुख्य अक्ष का निर्माण करती है। राइजोडियल सेल प्राइमरी राइजोस का निर्माण करता है जो कि गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करता है, अर्थात इस उइस्पोर लाइक संरचना में जिसमें प्राइमरी प्रोटोनिमा सेल्स पाई जाती है और राइजोडियल सेल्स पाई जाती है में से एक कोशिका गुरुत्वाकर्षण की वृद्धि करती हुई संरचना का निर्माण करती है। जो तंतुल संरचना होती है वो राइजोर्स कहलाते हैं या राइजोर्स का निर्माण करती है, और दूसरा गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में वृद्धि करते हुए पर्व और पर्वसंधियों युक्त संरचना का निर्माण करता है। उसको हम मुख्य अक्ष या प्राइमरी प्रोटोनिमा कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है वो है प्राइमरी प्रोटोनिमा, और ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है वो है प्राइमरी राइजोर्स। विद्यार्थियों, प्राइमरी राइजोर्स से पुनः राइजोर्स का निर्माण होता है या मूलाभास बनेंगे, जबकि प्राइमरी प्रोटोनिमा से पर्व और पर्व संधि युक्त मुख्य अक्ष विकसित होता है। तो इस प्रकार से एक उइस्पोर में जर्मिनेशन के पश्चात कारा के नए थैलस का निर्माण होता है। विद्यार्थियों, कारा का सबसे अंतिम टॉपिक जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। तो विद्यार्थियों, जैसे कि जानते हैं कि कारा एक थैला प्लांट है और इसके अंतर्गत एन प्रकार के केंद्रक युक्त संरचना या अगुत पीढ़ी मुख्य पीढ़ी के रूप में पाई जाती है। कारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्राइमरी प्रोटोनिमा एमॉर्फस बुलबिल्स या एमाइलम स्टार्स युक्त संरचनाओं के द्वारा करता है और पुनः एक नए पादप का निर्माण करता है, या फिर कारा लैंगिक जनन के द्वारा पुनः नए पादप का निर्माण करता है। इसके लिए कारा के थैलस पर मादा जनन संरचना न्यूक्लियस और नर जनन संरचना ग्लोब्यूल्स विकसित होते हैं। ग्लोब्यूल्स के अंदर एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण होगा, जबकि न्यूक्लियस के अंतर्गत एग सेल का निर्माण होगा। तो यहाँ बनेगी न्यूक्लियस में
एग सेल और ग्लोब्यूल्स में बनेगी एंथ्रोजॉइड्स। एंथ्रोजॉइड्स और एग सेल में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, जिसके फलस्वरूप जाइगोट बनेगा। जाइगोट में कुछ समय के लिए एक अस्थायी आवरण युक्त रेस्टिंग स्टेज का निर्माण होता है, जिसको ऊस्पोर कहेंगे। ऊस्पोर में जर्मिनेशन होगा, पुनः कारा का निर्माण होगा। विद्यार्थियों, कारा एक एन प्रकार की अगुण संरचना थी, इसलिए ग्लोब्यूल्स भी एन प्रकार का होगा। एन का मतलब हो गया ये अगुणित गुणसूत्र युक्त है। एग सेल भी एन प्रकार की कोशिका होगी। फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके फलस्वरूप बनने वाली जाइगोट कोशिका 2n होगी। तो यहाँ पर जाइगोट बना हुआ 2n है, ऊस्पोर भी अगेन 2n होगा। लेकिन जब जर्मिनेशन होता है तो जर्मिनेशन के अंदर सबसे पहले इसमें पाया जाने वाला डिवीजन होता है वो मियोसिस होता है। तो अठसूत्री विभाजन के बाद 4 केंद्रक बनते हैं, उसमें से एक केंद्र की कोशिका जो कि लेंस के आकार की होती है वो प्राइमरी राइजोस और प्राइमरी प्रोटोनिमा का निर्माण करता है। तो यहाँ से जर्मिनेशन के द्वारा जो स्ट्रक्चर बनेगी वो बनेगी प्रोटोनिमा, और इसी प्रोटोनिमा से भी कारा के नए थैलस का निर्माण होता है। इस कारा के जीवन चक्र में फर्टिलाइजेशन से लगा करके मियोसिस तक एक ऐसी स्टेज आती है जब कारा अपने आप को 2n गुणसूत्र युक्त स्टेज में बदलता है और बाकी समय वो n स्टेज के अंदर बदलता है। तो इसकी मुख्य पीढ़ी है या कारा अपना अधिकांश जीवन अगुणित अवस्था के अंदर व्यतीत करता है, इसलिए कारा मूल रूप से अगुणित पीढ़ी युक्त थैला पादप है। इसमें द्विगुणित होगी वो कुछ समय के लिए पाई जाएगी। विद्यार्थियों, इस प्रक्रिया को या इस प्रोसेस को लाइफ साइकिल कहते हैं। इसके साथ में इस कारा का टॉपिक समाप्त होता है। आप इस ये कारा के संबंधित तीनों वीडियो देख करके उसकी पूरी लाइफ साइकिल का अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू।